एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल वाइज थिंकर। आज हम अपनी पहली सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये एक लेक्चर सीरीज़ होगी, कई सारे लेक्चर आएंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का नाम है फाइनल कहते हैं। अब ये टाइटल पढ़ के आपके मन में दो सवाल आए होंगे। पहली बात तो हालांकि आप में ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि फाइनल कौन है, बट अगर किसी को नहीं पता तो ये सोच रहा होगा कि फाइनल कौन है। और दूसरा सवाल जो आपके मन में आया होगा वो ये होगा कि हमें क्या करना है, वो क्या कहते हैं उससे, हमें क्या करना है जान के। तो मैं आपके दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। फाइनमैन बहुत ही रिमोट फिजिसिस्ट रहे हैं, बहुत ही रिमोट साइंटिस्ट रहे हैं। एक उनका फिजिक्स के बहुत सारे थ्योरीज़ में, सब डोमेन्स में काफ़ी योगदान रहा है। उनको क्वांटम मैकेनिक्स में अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंड मतलब एक बहुत ही रिनोट व्यक्ति रहे हैं। तो वो थे रिचर्ड फाइनमैन, जिनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एंड अब फाइनमैन ने एक लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट की थी कैलटेक में। उसमें उन्होंने फिज़िक्स पे कई सारे लेक्चर्स डिलीवर किए थे सीक्वेंस में, जिसमें उन्होंने फिज़िक्स को एक्सप्लोर किया था। तो उस लेक्चर सीरीज़ को बाद में एक बुक की फॉर्म में कंडेंस कर दिया गया, जिस किताब का नाम है द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिज़िक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है फिज़िक्स की। मतलब आप किसी भी फिज़िक्स के स्टूडेंट से, मतलब जो हाई लेवल पे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या प्रोफेसर से पूछेंगे तो उन्होंने इस किताब का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इस किताब में बेसिकली जो चैप्टर्स हैं हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली आपके मन में यही चल रहा हो कि मतलब फिज़िक्स की इतनी सारी किताबें आती हैं, इतने सारे लेक्चर सीरीज़ ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो व्हाट्स डिफरेंट इन दिस। लाइक मैं कुछ तो आपको डिफरेंट ऑफर कर रहा हूँ, वरना आप भी यहाँ पे क्यों और मैं भी यहाँ पे क्यों हूँ। तो the difference in this series and any other series on physics is that basically फाइनमैन ने ना एक बहुत डिफरेंट नज़रिए से फिज़िक्स को देखा है। फाइनमैन बार बार फिज़िक्स को ना सिर्फ पढ़ने या समझने की बल्कि महसूस करने की बात करते हैं, फील करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हम यहाँ पे फिज़िक्स को रट्टे पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हम यहाँ पे किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ फिज़िक्स की फील लेना चाह रहे हैं, हम फिज़िक्स को एक अंदर तक महसूस करना चाह रहे हैं। तो दैट्स व्हाट द गोल ऑफ दिस सीरीज़ इज़। तो यहाँ पे हम फाइनमैन की कई बातों को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है एटम्स इन मोशन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इतनी सारी किताबें हमने लाइफ लॉन्ग पढ़ी हैं। हर किताब के पहले चैप्टर का पहला पार्ट तो जनरली यही होता है, इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनमैन अपनी क्या वो करने जा रहे हैं, इसमें उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो फाइनमैन ये कहते हैं कि वैसे तो फिज़िक्स इतनी बड़ी है कि इतनी मतलब विशाल है कि आप इसको सारी ज़िंदगी भी पढ़ते रहेंगे तो भी मतलब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मतलब इतना कुछ है जानने को, समझने को, सीखने को। इट्स ए नेवर एंडिंग जर्नी, नेवरदलेस अ जर्नी विच इज़ वर्थ गोइंग। तो बट फाइनमैन ये कहते हैं कि बेसिकली जितनी भी इतनी सारी फिज़िक्स है उसको हम कुछ एक दो पन्ने के फॉर्मूलाज में, इक्वेशंस में, लाइंस में कंडेंस करके लिख सकते हैं। अब लेकिन फिर बात ये आती है कि अगर हम इतनी सारी फिज़िक्स को एक दो पेज में ही समेट सकते हैं तो फिर इतना बखेड़ा ही क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी किताबें, इतने सारी कोर्सेज और ये एंड वो फला फला क्यों है। तो बेसिकली उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो जो फाइनमैन देता है वो ये है कि अगर हम उसको एक पेज पे लिख देंगे तो लिखना तो आसान है उसको एक पेज पे, लेकिन उस एक पेज को समझना बहुत मुश्किल है। उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको समझने के लिए, उस एक लाइन को समझने के लिए हमें कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात फाइनमैन जो कहते हैं, जो एक मतलब फाइनमैन बेसिकली टॉक्स अबाउट द लव ऑफ फिज़िक्स। तो फाइनमैन कहते हैं कि एक जर्नी है फिज़िक्स को एक्सप्लोर करने की, तो इसको एक पेज में पढ़ लेने में तो मज़ा भी नहीं आएगा, तो इसको धीरे धीरे करके हम विद फील एक्सप्लोर करेंगे। एंड फाइनमैन फिर बाद में इसके आगे के चैप्टर्स में फिज़िक्स का बाकी
ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो साइंस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उन सबसे भी रिलेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस एक हॉलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। सेकंड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारी इस अप्रोच में कि हम फिज़िक्स को सारे एक पेज पे लिखते हैं, दैट अप्रोचेस हम फिज़िक्स को स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक अभी बहुत कुछ है और आगे एक्सप्लोर करने को। लाइक फाइमन क्या कहते हैं, एक लाइन आपको बताता हूँ उनकी। वी नो दैट वी डू नॉट नो ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फाइनल क्या कहते हैं कि हमें एक चीज़ तो श्योरली पता है कि हमें सब कुछ नहीं पता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बाद में उस लिस्ट में बहुत जैसी चीज़ें हैं जो उस लिस्ट में ऐड होती रहेंगी विद टाइम, विद रिसर्च, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। तो वो लिस्ट कोई ऐसी नहीं है कि कंप्लीट हो गई है। तो हम इसलिए भी उसको पहले तो हमें क्या करना पड़ता है कि पीस बाय पीस धीरे धीरे करके ही इसको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब फाइमन क्या कहते हैं कि अब हम फिर ये पढ़ते कैसे हैं, हम कहाँ से मतलब ये जो नॉलेज आएगी, जो हमारे को फिजिक्स के बारे में ज्ञान आएगा, ये आएगा कैसे। तो इसके लिए अगेन फाइमन एक बहुत ही अच्छी लाइन कहते हैं। फाइमन कहते हैं फाइमन कहते हैं द टेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो भी हमारी नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट से आ रही है। मतलब हर तरह से, जैसे कि हमने देखा कि ये पत्थर यहाँ पे रखा, उसको छोड़ दिया तो नीचे गिरता है। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे हमें पता चला कि हाँ कुछ है जो इस पत्थर को नीचे खींच रहा है। तो वैसे हमारी सारी नॉलेज बेसिकली एक्सपेरिमेंट से आ रही है। अब अगेन इसमें भी ना दो तरीके हैं, फिजिक्स को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट वाला तरीका, और एक हो गया इमेजिनेशन। अब फिजिक्स ना दो तरह के होते हैं जो फिजिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो वो होता है जो पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बेसिस पे एक थ्योरी बनाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे मतलब फिजिक्स के लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। और एक होते हैं जो पहले इमेजिन करते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर उसके बेसिस पे थ्योरम्स वगैरह देखते हैं, मैथ्स वैथ्स करते हैं, उसके बेसिस पे फाइनली फिर रिजल्ट निकालते हैं। उनको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव फिजिसिस्ट नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। तो दो तरह के हमारे पास फिजिक्स को लेकर अप्रोच हो गए, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स। नाउ फाइमन एक और बहुत ज़रूरी ना मुद्दा रेज करते हैं कि हमने हमेशा से मतलब कभी ना कभी तो सुना होता है कि यार छोटी क्लास में हमें सब गलत गलत पढ़ाया जाता है, फिर बाद में जब हम बड़ी क्लास में आते हैं तब हमें एक्चुअल चीज़ें बताई जाती हैं कि ये सही है, तो जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था वो गलत है। या जैसे अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो क्लास 11th की, तो उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है उसमें पहले हमें 4-5 गलत मॉडल्स पढ़ाए गए हैं एटम के, फिर हम सही में आके कहते हैं कि नहीं अच्छा सही में एटम ऐसा होता है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं साइंस में, हम पहले गलत चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए फाइमन मतलब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल ये देते हैं कि आपने छोटी क्लास में पूछते हैं जैसे तेरा वेट कितना है, ओके तेरा वेट 20 kg है, तेरा वेट 50 kg है, तेरा वेट 40 kg है। तो हम वेट को kg में बात कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं वेट तो न्यूटन्स में नापा जाता है, kg में होता है मास। समझ रहे हैं कि 1 kg इज 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के लिए 10 न्यूटन अर्थ पे। तो ये हमारा अगर 1 kg मास है तो हमारा वेट इतना आता है अर्थ पे। और आपने सुना ही होगा फेमस वो फैक्ट है कि अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। तो जब हम चांद पे जाएंगे तो हमारा वेट हो जाएगा 10/6 न्यूटन। बट हमारा मास कितना है, हमारा मास अभी भी 1 kg है, हमारे मास में कोई चेंज नहीं आया है। जैसे हम थोड़ी बड़ी क्लास में आए हमें पता चली है बात कि नहीं भैया मास और वेट अलग अलग चीज़ें हैं। चांद पे 10/6 हो जाएगा हमारा वेट, अर्थ पे 10 है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या पता है, ज़्यादातर लोगों को, आप में से कुछ लोगों को पता हो कुछ को ना भी पता हो, कि जो ये मास है ये भी चेंज हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मास यहाँ पे तो 1 किलो है, कहीं और जाके 50 किलो हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हमें बताती है कि जब हम बहुत फास्ट स्पीड पे ट्रैवल करते हैं तो हमारा मास भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं हमारा मास भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है।
समझ नहीं आई होगी शायद ये चीज़। आगे अगर हम रिलेटिविटी को एक्सप्लोर करेंगे तो उस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए आप मेरी बात मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जब हम बहुत फास्ट स्पीड पे जाने लगते हैं तो मास भी इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगता है, तो मास भी चेंज हो सकता है। लेकिन अब हम रोज़मर्रा के लिए तो हम यही कहते हैं ना कि मास इज़ कंजर्व्ड, कि हम ये कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं ना, कि अब आप जैसे मान लो दुकान पे गए, आप 1 किलो चॉकलेट लेके आए, अब घर पे भी आए, दुकान से 1 किलो चॉकलेट ली, तो घर आते आते भी वो 1 किलो ही रही ना, अनलेस एंड अनटिल रास्ते में कुछ खा गए हो। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मास कंजर्व रहा। क्योंकि अगर आप मान लो छोटी क्लास में ही किसी को आप ये बोलोगे कि नहीं भैया मास भी चेंज हो सकता है, लाइट की स्पीड पे जाओगे तो मास ये वो, अब किसी छोटे बच्चे को यही नहीं पता कि लाइट की स्पीड भी होती है, उसको तो यही नहीं पता लाइट क्या होती है, उसको कैसे समझाओगे कि नहीं भैया मास भी चेंज हो सकता है। उसके लिए तो ये है कि भैया मैं 1 किलो चॉकलेट लाया था दुकान से, घर आते आते भी 1 किलो ही है, या मैंने किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ रिएक्शन करते हुए मैंने 500 ग्राम केमिकल्स यूज़ किए थे, रिजल्ट में भी 500 ग्राम ही है, तो मास कंजर्व्ड है। बट आपको और हमें पता है कि मास भी चेंज हो सकता है, मास भी कंजर्व नहीं है। तो इसीलिए हमने फिजिक्स को धीरे धीरे, पहले हमने इसका गलत वर्जन पढ़ा, फिर हम धीरे धीरे करके सही वर्जन पे आए, क्योंकि एकदम से अगर हम सही वाला वर्जन पढ़ लेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ताकि हमें फिजिक्स समझ आती रहे, हमारा इंटरेस्ट बना रहे और हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम पहले जो ईजी है, जो गलत है लेकिन ईजी है, उसको पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको करेक्ट करते चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। ये था फाइनल के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।